हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पूरे 31 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। आपका जो एनसीएफ है, ठीक है, एनसीएफ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो थ्योरी है वो भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जो बंडूरा की थ्योरी है वो मतलब पूछी नहीं जाती है, लेकिन आपका 2021 में भी पूछा गया है और 2022 में भी एक आधा इधर उधर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो वो भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ने से कुछ भी आपका नुकसान नहीं होगा। हो सकता है आपके में पूछ ही लिया जाए। तो आज हम लोग मतलब 3 टॉपिक से कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर कितना रहा। 31 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये रहा पहला क्वेश्चन। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डिवाइस इट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। तो आपका जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क है 2005 ने अपनी समझ डैश डैश से प्राप्त की है। तो आपका बिहेवियर्स होगा या फिर आपका जो रचनावादी है वो होगा, ये आपको बताना है। तो 2005 जो है इनकी कुछ गाइडलाइंस हैं। मतलब ये कहते हैं बच्चे को एक्टिव रखो, बच्चा मतलब सक्रिय रूप से सीखे। बच्चे का जो भार है बैग का वो बच्चे के भार से कम होना चाहिए। इन्होंने कहा है बच्चा एक्टिविटी करके सीखे, बच्चा इन्वॉल्व होके सीखे। तो एनसीएफ में काफी मतलब इन्होंने अच्छी गाइडलाइन दी हुई है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 1 जो है व्यवहारवाद होगा या फिर आपका रचनावाद या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो है बी सही होगा कि रचनावाद। ये मतलब मानते हैं कि बच्चा मतलब रचना करके, बच्चा एक्टिविटी करके सीखे। जो आपका एनसीएफ है 2005 ये मानता ये है कि बच्चा जब एक्टिविटी करेगा, बच्चा जब करके सीखेगा तो वो और अच्छे से सीखेगा। आप जब किसी में पार्टिसिपेट करते हो तो वो चीजें आपके दिमाग में स्थायी रूप से रहती हैं। ठीक है, तो इनका यही मानना है कि जब बच्चा क्रिएटिविटी मतलब करेगा, एक्टिविटी करेगा, जब करके सीखेगा तो उसके दिमाग में वो चीजें बैठेंगी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है लर्निंग इज डैश डैश एंड। तो इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो इसमें बच्चा मतलब एक्टिव तो रहेगा, सोशल भी है, क्योंकि आपका 2005 है वो कहता है बच्चा समाज में इन्वॉल्व करे, वो करके सीखे। लेकिन बच्चा पैसिव तो कहीं रहेगा नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चा निष्क्रिय नहीं माना गया है आज की डेट में। बच्चा कोई डब्बा नहीं है और आप उसमें भर दोगे। ये होता था 17वीं शताब्दी में माना जाता था, लेकिन आज की जो आपकी डेट है उसमें बच्चे को निष्क्रिय, आपको पैसिव नहीं मानना है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। बाकी एक्टिविटी और सिंपल भी आपका गलत होगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि सक्रिय और सामाजिक। यहाँ पे सक्रिय हो जाएगा और यहाँ पे सामाजिक। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मतलब 2005 द रोल ऑफ द टीचर हैज टू बी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? जो मतलब शिक्षक है उसकी भूमिका क्या है, ये आपको बताना है 2005 के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, या फिर आपका होगा अनुमति परक या फिर सुविधादाता या फिर सत्तावादी, कि मतलब अपना वो सत्ता मतलब वो ऑर्डर देता रहे बच्चों को, या फिर होगा अधिनायकवादी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि सुविधादाता। मतलब आप बच्चे को फ्लेसिटेटिव, मतलब बच्चे को आप सुविधादाता, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सहायता कर रहे हो। उसको थोड़ा सा अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई तो आपने उसकी हेल्प कर दी। तो मतलब आपका जो इस पे फोल्डिंग होता है उसी को यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे को अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप टीचर के रूप में उसके हेल्प कर दी, या फिर उसको किसी के बारे में गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो आपने उसमें उसका सुधार किया, तो आप एक सुविधादाता के रूप में हो। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा जो 2005 मानता है, उसमें शिक्षक एक सुविधादाता के ही रूप में है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रोल ऑफ टीचर इन द क्लासरूम 2। तो जो शिक्षक है उसकी कक्षा में क्या भूमिका है? जो शिक्षक है उसकी कक्षा में क्या भूमिका, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। मतलब बच्चे को सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार कर दो कि वो अच्छे से क्वालिफाई हो जाए।
ये भी कहना आपका गलत होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, समय सारणी का कठोरता से पालन और पाठ्यक्रम से बंधे रहना, या फिर है आपका सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना। मतलब आपने बच्चे को सीधे अपना जो उसका उत्तर है क्वेश्चन का, वो आप सीधे प्रोवाइड करा दो उसको, बस वो निष्क्रिय रूप से वो बैठा रहे, आप जो बोर्ड पे लिख रहे हो वो कॉपी पे नोट कर ले, उसको अगर कोई क्वेश्चन अगर आप वो पूछ भी रहा है तो आप उसको सीधे आंसर बता रहे हो, तो ये भी आज की डेट में सही नहीं है। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने के लिए सुविधा देना। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसका आपका ऑप्शन बी सही होगा कि समय सारणी का कठोरता से पालन करना। मतलब आप समय सारणी के प्रति पाबंद हो, ये नहीं कि आपने एक चैप्टर उठा लिया तो वो आप महीनों भर पढ़ाते ही जा रहे हो बच्चे को। आपको ये भी देखना है कि हमको ये सिलेबस इतने टाइम में पूरा करना है और बच्चों को समझ में भी आए। तो इसमें आपका बी ऑप्शन मच बेटर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपके टेक्स्ट बुक है इन द क्लासरूम, वो क्या है उसके बारे में आपको बताना है कि जो टेक्स्ट बुक है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो पाठ्य पुस्तक आपकी होती है वो, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती हैं, कि जो बुकें हैं वो एक रूपता बनाए रखती हैं, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि एक रूपता बुकों से नहीं आती है, क्योंकि सभी जगह बुकें एक प्रकार की नहीं चलती हैं। ठीक, एक प्रकार का प्रकाशन भी नहीं है, हर प्रकार की बुकें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये भी कहना गलत होगा। आगे देख लेते हैं। वे अध्ययन में पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो इसमें शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं बुकें, ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि ये बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे के लिए बुक है। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, तो ये भी आपका नहीं सही होगा। क्वेश्चन नंबर डी आपका ऑप्शन सही होगा। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन के संदर्भ में एक सामग्री है, जैसे कि जो बुक होती है वो सब कुछ नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो टेक्स्ट बुक है क्या वो सब कुछ है पढ़ाने में। तो जो टेक्स्ट बुक है वो एक संसाधन के रूप में, एकमात्र संसाधन नहीं है। जो आप पढ़ाने के मेथड है उसमें एक संसाधन है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि एकमात्र संसाधन है, तो वो कहना गलत है आज की डेट में, क्योंकि आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, आप कोई ऑनलाइन कोचिंग भी कर सकते हो, आप कहीं ट्यूशन से भी पढ़ सकते हो। आप ये नहीं कि बुक से ही पढ़ोगे आज की डेट में। आपने अगर आपको कोई भी एग्जाम आपने क्वालिफाई किया होगा तो उसके लिए आपने यूट्यूब का हेल्प लिया होगा, या फिर टीचर या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की होगी। ये नहीं है कि आपने सिर्फ बुकें पढ़ करके ही कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया हो। टीचर की उसकी भी टीचर की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे हैं उनको कोई एग्जाम्पल भी देना पड़ सकता है, किसी में उनको इन्वॉल्व भी करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे टीलम होते हैं जिनको उनको दिखा करके समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। तो ये उसी संसाधन में एक है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि एकमात्र संसाधन है, तो वो टेक्स्ट बुक आपका एकमात्र संसाधन नहीं है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में सामग्री से एक है। ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये आपको बताना है कि बच्चों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बच्चा निष्क्रिय, बच्चा पैसिव तो रहता नहीं कि वो सिर्फ डब्बा है उस पर आप भर दोगे, वो निष्क्रिय रूप से बैठा हुआ है और वो आपने बोर्ड पे लिख दिया, उसने उतार लिया, उसने नींद भी मार ली, तो ये कहना आज की डेट में गलत है आपका। बच्चे समस्या समाधान है, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर उनको सही दिशा में गाइड किया जाए। वो अपने अनुभव से, अपनी गलतियों से कुछ सीखते रहेंगे और वो आगे चल के समस्या समाधान भी कर लेंगे, तो ये आपका सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता है, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, आपके पियाजे में भी कहा गया और एनसीएफ भी इसी बात पे मानता है कि बच्चे सक्रिय हैं, वो सीख सकते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है, ये भी सही है कि वो इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वायरमेंट से काफी कुछ सीखते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये भी आपका कहना सही होगा। कुछ ऐसी होती हैं बातें जो बच्चा डायरेक्ट ना सीख के इनडायरेक्ट सीख जाता है, समाज में रहता है, लोगों से मिलता है, लोगों को देखता है, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने नोटिस की होगी, आपने बताया नहीं होगा बच्चे को, पर बच्चे को पता होगा, तो वो समाज से कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट भी हम लोग सीखते रहते हैं। तो इसमें आपका बी, सी और डी, आपका इसमें
4 ऑप्शन सही होगा कि बी और सी डी ये तीनों सही हैं, लेकिन आपका जो ए है वो गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। मतलब बच्चे में कुछ ऐसे भी कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, बच्चे में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी बन जाते हैं कि मतलब वो आपको लगेगा कि ये सही है, मतलब बच्चों को लगेगा कि ये सही है, लेकिन वो अवधारणाएं कुछ गलत होती हैं। जैसे कि बच्चे को ये लग गया, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब ट्रेन में चलो तो ऐसा लगता है पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं, तो बचपन में ये फीलिंग आती है कि हाँ पेड़ भी हमारे साथ में चल रहे हैं, तो बच्चे उसके प्रति गलत अवधारणा बना लेते हैं कि हम चल रहे हैं ट्रेन में और मेरे साथ पेड़ भी चल रहे हैं, जैसे कि हम चल रहे हैं हमारे साथ सूरज भी चल रहा है, जैसे चांद की अपनी एक लाइट होती है। तो मतलब कुछ बच्चे हर टॉपिक के बारे में, हर एक चीज के बारे में कुछ ना कुछ गलत अवधारणाएं होती हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इसमें उसका कार्यभार बढ़ता है। ये कहना गलत होगा कि मतलब आपको उसके कार्यभार बढ़ा देता है। आपको पता है, जैसे कि आप टीचर हो, आपको पता है कि हाँ बच्चे को यहाँ पे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको सबसे अच्छा उदाहरण देती हूँ, जो आपके में हावर्ड गार्डनर है। आपके में हावर्ड गार्डनर की एक थ्योरी है, उन्होंने बताया है कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है, और एनसीईआरटी भी 8 प्रकार की मतलब बुद्धि को वेरीफाई करती भी है। तो आपके में 8 प्रकार की मतलब बुद्धि भी आपको पढ़नी पड़ती है, और आपके में क्वेश्चन में भी आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है कि जो हावर्ड गार्डनर है उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हुई है, तो क्या पढ़ाने का मेथड भी 8 प्रकार का ही होगा? क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो काफी लोगों के दिमाग में थॉट आता है कि जब 8 प्रकार की बुद्धि होती है तो उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हुई है जो आपके हार्वर्ड गार्डनर है, तो हो सकता है कि 8 प्रकार की मतलब मेथड भी हो पढ़ाने के, जो मेथड है 8 प्रकार के ही हो। तो ये कहना गलत है। मेथड 800 भी हो सकते हैं और 8000 भी हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि 8 प्रकार की होती है, वो सही बात है। जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब बुद्धि किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो कोई सुन के बहुत अच्छे से देख लेता, मतलब याद कर लेगा, और किसी को सामने बैठा के ही म्यूजिक अच्छे से समझ में आएगी। तो सबका तरीका अलग अलग है, सीखने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन बुद्धि 8 प्रकार की पाई जाती है, ये हार्वर्ड गार्डनर ने बोला है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि मतलब बच्चे को सिखाने के तरीके भी 8 प्रकार के ही होंगे। आप 800 तरीके अपना सकते हो, आप एक प्रकार का तरीका अपना सकते हो, आप 8000 बार तरीके अपना सकते हो। तो वो अलग अलग होगा, सबका अपना अलग अलग मेथड है पढ़ाने का, और सबका अपना अलग अलग है मेथड समझने का भी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अब जैसे कोई टीचर हुआ तो उसको ये पता है कि बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन आएगी, तो जब आपको जैसे पता है कि हाँ इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे या डिस्कस करेंगे तो बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप टीचर के रूप में पहले से ही थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की जो भोली अवधारणा है, मतलब बच्चे के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो उसके दिमाग में ऑटोमेटिक बन जाती हैं गलत अवधारणाएं। जैसे कि हम चल रहे हैं, हमारे साथ पेड़ भी चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, मेरे साथ सूरज भी चल रहा है, चांद की अपनी एक लाइट होती है, जैसे कि अभी मैंने हार्वर्ड गार्डनर के बारे में आपको बताया। तो अगर आपको पता है टीचर के रूप में कि बच्चे को यहाँ पे समस्या आने वाली है, तो आप क्या करोगे टीचर के रूप में, वो आपको बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है शिक्षक के लिए उद्देश्य की पूर्ति मतलब नहीं करता है, ये भी आपका कहना गलत होगा। और ये भी आपका ए ऑप्शन भी गलत होगा कि शिक्षक के लिए भार है, नहीं, बल्कि शिक्षक को तो और अच्छे से एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी, और वो और अच्छे से करेगा भी जो अच्छा टीचर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका सी ऑप्शन सही होगा कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायता मिलती, सहायक बनाता है। कि मतलब जब शिक्षक को पता है कि पहले से कि हाँ बच्चे को इस टॉपिक में यहाँ समस्या आने वाली है, तो वो जो है उसका पढ़ाने की जो योजना है, योजना बनाने में उसको सहायता मिलेगी कि हाँ हम मतलब बच्चे को यहाँ पे अगर इस टॉपिक में समस्या आएगी तो हमको इस तरह से बच्चे को पढ़ाना है जो उसको यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, आपके ए और बी डी ऑप्शन गलत है, मतलब उसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मतलब जो है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। मतलब एक बच्चा है, उसको ये लगता है कि जो दूध है वो 3 साल का बच्चा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा
कि जो दूध है वो बूथ से मशीन के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन से बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। मतलब बच्चे को ये लगता है कि उसके मतलब जो पेरेंट्स होंगे वो बूथ से ही दूध लाते होंगे, तो उसको ये लगता है कि जो दूध है वो बूथ से बनाया जाता है, मतलब एक मशीन के द्वारा बनाया जाता है। तो बच्चे की जो ये अवधारणा बनी हुई है उस पे आप क्या स्पष्टीकरण देंगे? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ये देखते हैं, बच्चे का जवाब जो है दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे के जो पेरेंट्स होंगे वो दूध बूथ से लाते होंगे, बच्चा देखता है क्योंकि कभी कभी वो साथ में भी जाता होगा। मान लीजिए अगर नहीं भी जाता है तो उसको ये पता है कि जो ये दूध है ये बूथ से आता है, मतलब उसके पेरेंट्स लेके आते हैं, तो वो यही समझता है कि जो दूध है बूथ से बनाया जाता है। उसने कभी गाय भैंस को देखा नहीं होगा, तो उसका जो अपना अनुभव है उसी के आधार पे उसने बताया। जैसे कि आपका किसी भी टॉपिक पे जो अवधारणा आपने बना ली, आपको जो समझ आया, तो आपने अपनी राय दी कि हाँ इसमें ऐसा हो सकता है। अब वो गलत है या सही है वो अपनी अलग बात है, लेकिन आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो आया, आपने थोड़ा दिमाग तो लगाया, है ना? तो इसमें ए ऑप्शन मच बेटर है, ए सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, तो ये कहना भी गलत है कि बच्चे ने कभी देखा नहीं होगा। वो ये जानता है कि जो दूध है वो बूथ से आ रहा है। अब उसको उसने गाय तो देख ली होगी, लेकिन उसको ये थोड़ी ना पता है कि गाय दूध देती है, जब तक उसको बताया नहीं जाएगा या जब तक उसने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, तो जो सी है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण नहीं दे पा रहा, ये भी आपका कहना गलत होगा कि बच्चे का जो घर है मतलब घर का वातावरण है वो अच्छा नहीं है। जो डी है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण मतलब ज्ञान है, ये भी कहना गलत है। अगर बच्चे को मतलब वातावरण का ज्ञान ही नहीं था तो वो ये कैसे बता पा रहा है कि जो दूध है वो बूथ से आ रहा है ना? तो वो अपना मतलब बच्चा जो अपना अनुभव दे रहा है कि ये जो दूध है वो बूथ से आता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, ये हर बार नहीं तो कभी कभी आपके एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जो रचनावादी सिद्धांत के रूप में है वो आपको बताना है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है एज अ थ्योरी, तो उसके बारे में आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 9 है, पहला ऑप्शन है सूचनाओं को याद करना, तो रट्टाफिकेशन आपकी आज की डेट में बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जहां भी मिले आप लोग इसको तुरंत गलत मानिएगा। आगे देखते हैं शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर बल देना, या फिर आपका होगा अनुकरण की भूमिका पर, तो मतलब कॉपी करके बच्चा सीख ले, तो ये भी कहना गलत होगा। बाकी शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर बल देना ये भी आपका सही नहीं है। तो इसमें है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देना, मतलब टीचर के रूप में आप एक रचनावादी जो क्लासरूम होगी उसमें जैसे बच्चे का जो दिमाग है, जो अवधारणाएं बना रहा है दुनिया के बारे में अपनी समझ के, उसमें आपको उस टीचर के रूप में मदद करना है, उसको और अच्छे से जो भी उसके डाउट है वो क्लियर करना है। तो बच्चा जब खुद से इन्वॉल्व होगा, खुद से सीखेगा और आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो वो और अच्छे से कर पाएगा। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। डैश कक्षा में वास्तविक संसारिक समस्याओं के संबंध में जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे से अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। मतलब जो छात्र हैं कक्षा में वास्तविक संसारिक समस्याओं के संबंध में जटिल परियोजनाएं जो हैं, मतलब संसार में कुछ ऐसी भी होती हैं जो अवधारणाएं जो थोड़ा जटिल होती हैं, कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे से अपने अनुभव का मतलब परस्पर ग्रहण कर रहे हैं। मतलब जो छात्र है वो टीचर से अपनी बात कह रहा है और टीचर छात्र से एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से अपनी बातचीत कर रहे हैं और अपने एक दूसरे को अनुभव दे रहे हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का पारस्परिक है, तो ये पारस्परिक तो हुआ नहीं। रचनात्मक है या फिर अध्यापक केंद्रित या फिर सामाजिक रचनात्मक है, तो ये सामाजिक रचनात्मक है, क्योंकि समाज में मतलब टीचर और छात्र एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आजकल बच्चों की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे क्या कहा जाता है? मतलब जो बच्चे की गलत अवधारणाएं बन जाती हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसको सही करेंगे या फिर बच्चे को नकार देंगे? तो इसमें जो ए है बच्चे की समझ में सूक्ष्म मतलब भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, तो ये कहना गलत है कि बच्चा निष्क्रिय रहेगा। ठीक है, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं
और उनकी सोच पौधों से भिन्न है, या फिर आपका सी होगा बच्चों की गलतियों को व्याख्या करने के लिए मनोहारी शब्दों का प्रयोग करना, ये भी आपका सही नहीं है। बच्चों को उनकी सोच में पौधों के समान मानना, तो ये भी कहना गलत होगा कि क्योंकि आपने देखा होगा कि जो 2 साल का या 5 साल का बच्चा है और 10 साल का बच्चा है या फिर 20 साल का बच्चा है, तो उसकी सोच में दोनों में डिफरेंस होगा। वो उस टॉपिक के बारे में उतनी गहराई से नहीं समझ पाएगा जितना 20 साल का बच्चा समझ रहा होगा। मतलब वो 5 साल का बच्चा जो खेल के बारे में इतने अच्छे से अनुभव ले रहा होगा, वो 20 साल का बच्चा नहीं ले पा रहा होगा। तो सबकी सोच डिफरेंट होती है एज के अनुसार, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, इसमें आपका बी सही होगा। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं, मतलब आप मतलब ये जो बच्चे की गलत अवधारणाएं बनी हुई, तो आप टीचर के रूप में ये समझोगे कि हाँ बच्चे सोच सकते हैं, क्योंकि बच्चे का दिमाग चलता रहता है, बच्चे दिमाग अपना लगाया करते हैं किसी भी टॉपिक में, ठीक है। तो उनकी सोच पौधों से भिन्न होती है, ये बात सही है, क्योंकि आप मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर के आपके कुछ निगेटिव थॉट हो सकते हैं या पॉजिटिव थॉट हो सकते हैं, या फिर आप कुछ उसके बारे में अपनी राय दोगे। जो छोटा बच्चा है वो अपनी राय देगा, तो सबकी सोच भिन्न होती है, तो ये कहना सही होगा। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे कक्षा में रुचि विकसित करते हैं जब, बच्चे जब इंटरेस्ट लेते हैं कब लेंगे ये आपको बताना है। तो पहला है शिक्षक केवल अच्छे शिक्षार्थियों का पक्ष लेता हो तब लेंगे बच्चा इंटरेस्ट, या फिर बी है शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रशंसा करता है, या फिर वे बड़ी कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ बैठा देंगे तब बच्चा इंटरेस्ट ज्यादा लेगा, या फिर दे डूइंग गेट होमवर्क, या फिर आप उसको गृह कार्य नहीं दोगे, मतलब जो आप उसको गृह कार्य नहीं दोगे। तो डू नॉट गेट होमवर्क है इसमें आपका, तो ये भी आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रशंसा करें, कि हाँ आप उसको प्रेरित करोगे। जब बच्चों को, जैसे एक बच्चा क्लासरूम में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करोगे कि हाँ देखो ये बच्चा हमसे पूछ रहा है, इसको अच्छे से समझ आ रहा है, तो आप लोग भी पूछिए। बच्चा अगर एक बार पूछ रहा है तो आप उसको इतना मोटिवेट करिए कि वो दोबारा फिर से आके आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सके। तो जब आप उसको प्रोत्साहित करोगे, उसकी प्रशंसा करोगे, तो बच्चा मतलब जो सामने वाला बच्चा बैठा होगा वो भी देखेगा, वो भी मोटिवेट होगा। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके मोहल्ले में या फिर आपके कॉलेज में कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत अच्छे से, जैसे कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया या फिर वो किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा उन्होंने कर दिया, तो उससे ये होता है कि जो आसपास के बच्चे होते हैं वो भी मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ देखो इसने ये काम कर लिया, इसकी इसमें जॉब लग गई है, तो हम भी कर सकते हैं, हम भी मतलब यूपीएससी या फिर जो भी एग्जाम है क्वालिफाई कर सकते हो। तो इससे बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट भी बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। तो जब आप सामने वाले बच्चे की प्रशंसा करोगे और मतलब बच्चे तो देखेंगे तो वो और बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, बच्चे बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्यों पर आधारित हो सकता है। तो ये जो आपके थे अल्फ्रेड बंडूरा, इनका मानना ये था कि ठीक है, इनका मानना ये था कि जो हम जैसा बच्चा देखेगा, ठीक है, बच्चे को हम जैसा दिखाएंगे बच्चा वही सीखेगा। इनकी जो थ्योरी थी एस सी टी से याद रख सकते हैं, सोशल कॉग्निटिव, मतलब सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इनकी थी। याद मतलब आज की डेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे 2022 तक, तो हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले। तो मतलब अगर साथ में प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हमको आज कुछ भी नहीं छोड़ना है, पेपर का जो लेवल है वो काफी अप होता जा रहा है, तो हमको सब कुछ इंक्लूड करके पढ़ के चलना है आगे, ठीक है। तो इनकी जो थ्योरी थी एस सी, मतलब यस और सी टी से आप लोग यह ध्यान रखिएगा, सोशल, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी। तो जो अल्फ्रेड बंडूरा थे, इनका ये मानना था कि हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बच्चा अगर मूवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, तो जैसा उसमें एक्टिंग हो रही होती है बच्चा वैसा ही करने की कॉपी करता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत छोटे बच्चों को देखा होगा। तो इनका यही मानना था कि जो बच्चा जैसा देखता है, वो अपने इन्वायरमेंट से हो सकता है, अपने घर में भी हो सकता है,
जैसे कि किसी के बच्चे का घर का माहौल बहुत अच्छा है, कोई बहुत तेजी से मतलब ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तो बच्चा देख के वो सीखेगा, वो वैसा ही व्यवहार करेगा। बाकी कभी कभी ऐसा होता है किसी के घर में, आपने देखा होगा कि ऐसा व्यवहार हो रहा होता है कि जो हिंसात्मक रूप से अच्छा, मतलब व्यवहारिक रूप से अच्छा नहीं होता है। जैसे कि कोई किसी से भी लड़ाई कर रहा है, कोई किसी से भी चिल्ला रहा है, कोई किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो बच्चा देख के वैसा ही सीखेगा। तो इनका ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो देख कर जैसा वो देखेंगे वैसा वो व्यवहार करेंगे। अगर उन्होंने कोई कार्टून अच्छी देख ली तो वो, मतलब अगर मूवी देख ली या कुछ भी है, तो जिस हिसाब से वो सोशल मीडिया का अपना प्रयोग करते हैं तो उनका व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। जैसे आपने कोई धार्मिक मूवी देखी, अगर आप धार्मिक मूवी लगातार देख रहे हो तो आपका इंटरेस्ट उस तरफ होता चला जाएगा। अगर आपने कोई मॉडलिंग या फिर कोई ऐसी जिसमें खूब लड़ाई मारपीट दंगा हो रहा है, तो आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बनते रहेंगे। तो जो अल्फ्रेड बंडूरा थे, इनका यही मानना था कि बच्चे मतलब जैसा देखते हैं वो वैसा ही सीखते हैं, वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश भी करते हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा, शिक्षार्थी फैशन शो को देख कर के मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश डैश कहा जा सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके अल्फ्रेड बंडूरा थे, इनका मानना यही था कि जो बच्चे हैं वो कॉपी करके, मतलब वो जैसा देखेंगे वो वैसा सीखेंगे। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा ऑप्शन? इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि सामाजिक अधिगम। मतलब बच्चा समाज में रह के देखा होगा आपने, सीखा, बहुत कुछ सीख जाता है। तो इसमें आपका सामाजिक अधिगम हो जाएगा। आप जैसा व्यवहार कर रहे होगे वैसा बच्चा सीख जाएगा। इसमें आप ये सीख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि जैसे घर में मम्मी रोटी बना रही है, बच्ची ने देखा कि मम्मी ऐसे ऐसे रोटी बना रही है, अगले दिन वो बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। फिर बच्चा दूसरे दिन उसको ट्राई करेगा कि हाँ मम्मी ने ऐसी रोटी बनाई थी। या तो बच्चा देख के, जैसा घर का माहौल होगा बच्चा वैसा देख के अनुकरण करता रहता है। वो आपका स्कूल भी हो सकता है, वो घर भी हो सकता है, आस पड़ोस के माहौल भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन है, बच्चों से सीखे हुए कार्यों को सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन दे करके सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश डैश विधियों का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें आपको जो अल्फ्रेड बंडूरा की थ्योरी थी उसमें इन्होंने बांटा था इसको, जैसे कि आपका अटेंशन हो गया, इन्होंने इसको 5 स्टेजों में डिवाइड, मतलब 4 स्टेजों में किया था। जैसे कि आपका अटेंशन हो गया, अटेंशन का मतलब होता है कि ध्यान देना, आप किसी टॉपिक पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, ये हुआ। दूसरा जो पॉइंट था इन्होंने बताया था कि रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है अवधान, ठीक है। फिर इन्होंने थर्ड जो बताया था इन्होंने रिफोर्मेशन, इन्होंने जो तीसरा बताया था रिप्रोडक्शन बताया था, रिप्रोडक्शन, ठीक है। फिर इन्होंने जो 4 बताया था, इन्होंने बताया था रिफॉर्मेंस, रिफॉर्मेंस। तो जो इन्होंने कहा कि मतलब बच्चा कुछ देखता है पहले तो वो उस पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि माँ को बच्चे ने रोटी बनाते देखा तो वो अपना ध्यान उस पर लगा रहा है। फिर जो आपका आ जाएगा रिडक्शन, मतलब अवधान, तो बच्चे के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बनेगा कि हाँ माँ ऐसे रोटी बना रही थी, ठीक है, उसके दिमाग में बैठ गया। फिर वो क्या करेगा, ट्राई करेगा कि हम भी बना के देखते हैं। पहली बार ट्राई करेगा तो वो भारत का नक्शा या कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि आपने उसे मोटिवेट कर दिया, उसकी माँ ने कर दिया, फिर उसके पेरेंट, मतलब जो फादर हैं उन्होंने कर दिया, तो बच्चे को और मोटिवेशन मिला, तो वो फिर से ट्राई करेगा। तो यही बंडूरा की थ्योरी में इन्होंने अपने कहा कि बच्चा पहले देखेगा, ध्यान केंद्रित करेगा, फिर उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनेगा, फिर वो ट्राई करेगा। अगर उसे मोटिवेशन मिलता है, अगर पुनरात्मक उसको, सकारात्मक उसको मोटिवेशन मिलता है तो वो करेगा, अच्छे से और ट्राई करने की कोशिश करेगा। अगर उसे नकारात्मक मिलता है तो वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले बच्चा ध्यान देगा, फिर उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा, फिर वो ट्राई करेगा। अगर उसको अच्छा मोटिवेशन मिल गया तो और अच्छे से करेगा, अगर नहीं मिला तो वहीं पे वो रुक जाएगा। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है आपका, एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो अध्यापक की दृष्टि में एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है और अध्यापक उस बच्चे को डांट देता है। अध्यापक के ऐसे व्यवहार से शेष विद्यार्थी निराश हो जाते हैं और प्रश्न पूछना ही बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी जा सकती है? तो ये आपको बताना है। जैसे बच्चे ने क्वेश्चन किया, टीचर ने डांट दिया, तो बाकी बच्चे भी उसका इफेक्ट बाकी बच्चों पर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप क्लासरूम में हो, कोई टीचर आके एक बच्चे को बहुत ज्यादा पीटने लगे, तो बाकी बच्चे क्लासरूम में सब शांत हो जाएंगे। जो टोटलिंग बच्चे होंगे वो अपने आप चुप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चा टीचर जो एक्टिविटी बच्चे के साथ कर रहा होता है उसका भी प्रभाव बाकी बच्चों पर भी देखने को मिलता है। जैसे कि कोई टीचर आया, एक बच्चे से बहुत प्यार से बोल रहा है, तो बाकी बच्चे देखेंगे तो वो भी सोचेंगे कि हाँ ये टीचर अच्छा है, इससे बात करके देखते हैं। लेकिन वहीं पे अगर दूसरा टीचर आया और बहुत तेज से गुस्से में खड़ा है, बिल्कुल गुस्सा कर रहा है, तो बाकी बच्चे बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे। तो उसका फर्क पड़ता है, डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट भी उसका फर्क देखने को मिलता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो हम देखकर सीखते हैं वही इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा बी। इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, प्रतिनिधिक दंड। जो हम देखते हैं उसका फर्क हमारे ऊपर पड़ता है, वो चाहे डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जो बंडूरा की थ्योरी है, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन। इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, प्रतिधारण। जो आपका है कि बच्चा रिडक्शन करेगा, उसका अवधान वो उसका दिमाग में कॉन्सेप्ट बनेगा, वो ध्यान केंद्रित करके वो जिसपे उसने ध्यान केंद्रित किया होगा वो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बन जाएगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। तो बच्चों में जो सीखी गई है निस्सहायता जो है वो उसके कारण क्या है कि बच्चे अपने आप को निष्क्रिय महसूस कर रहे हैं। तो ये आपको बताना है। इसमें पहला है, अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय, या फिर होगा इस व्यवहार को अर्जित कर लेना ही कि वे विफल हैं, कि वो सफल नहीं हो सकते, या आप अवधारणा बना रहे हो। या फिर होगा कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, या फिर होगा अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बी। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो बी सही होगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। इससे बच्चे जो हैं वो निष्क्रिय होंगे, उनमें हीनता की भावना आ जाएगी। जब वो बच्चे अपने आप को ही मान लेंगे कि हम ये नहीं कर सकते, हम इसमें सफल नहीं हो सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो इसमें आपका बी सही होगा कि भावात्मक। अगर आपका जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव ना होके अफेक्टिव होता है, ये आपके इमोशनल से जुड़ा होता है। ठीक है, इमोशन से जुड़ा होता है। इमोशन अगर आप मान लीजिए कि आपकी आपको जैसे कि कुछ आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या फिर आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आप अपने आप को बहुत सैड महसूस कर रहे हो, या फिर आप किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, आप उससे भावात्मक रूप से अच्छे नहीं हो, तो आप पढ़ नहीं पाओगे, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आप इमोशनली बहुत ज्यादा अच्छे ना हो तो आप किसी पे गुस्सा भी कर सकते हो। इमोशनली कभी कभी अच्छा ना होने पे व्यक्ति सोशली भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा होता है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो बच्चा भावात्मक रूप से अगर अच्छा नहीं है तो उसका फर्क बाकी क्षेत्रों में भी देखने को आपको मिल जाएगा। इसमें आपका इन्होंने 3 थ्योरी आपकी बताई थी। ठीक है, कॉग्निटिव हुआ आपका, अफेक्टिव हुआ और साइकोमोटर हुआ। तो आपका जो कॉग्निटिव है, ठीक है, और बाकी उन्होंने बताया था कि अफेक्टिव, और इन्होंने बताया था कि साइकोमोटर।
तो कॉग्निटिव आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो भी आप दिमाग से सोचना, विचारना, तर्क करना, कल्पना करना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आपका सारा दिमाग से होता है, तो कॉग्निटिव के अंतर्गत चला जाएगा। अफेक्टिव आपका जो होता है ये भावात्मक, आप इमोशनली कितना अच्छे से इन्वॉल्व हो पा रहे हो, अपनी संवेगों को कितना अच्छे से नियंत्रित कर पा रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि आप किसी के सामने भी रोना शुरू कर दिए। ठीक है, या फिर ये भी नहीं कि आपको कोई पर्सनली प्रॉब्लम है, आप परेशान हो तो आप किसी पे गुस्सा करने लगे, तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। बाकी जब आपका जो होता है ये गत्यात्मक होता है, ये आपका गत्यात्मक कि मतलब आपके जो बॉडी से जो भी एक्सरसाइज वगैरह हुई, जो भी आप करके सीख रहे हो, जिसमें आप इन्वॉल्व हो, जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व है, आप ऐसे मान सकते हो वो आपका रनिंग हुआ, आपका कोई स्पोर्ट हुआ, आपका क्रिकेट हुआ, आपका बॉल हुआ, उसमें आप मतलब बॉडीली अपने आप को गत्यात्मक रूप से इन्वॉल्व कर पा रहे हो, तो वो आपका इसके अंतर्गत चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 20। एक विद्यार्थी अपने अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 का सी ऑप्शन सही होगा कि भावात्मक क्षेत्र। मतलब वो जो है व्यवहार मतलब आक्रामक व्यवहार करता है और जो विद्यालय के मानदंड है, रूल है, उनको नहीं मान रहा है। तो इसमें विद्यार्थी की जो है विद्यार्थी को डैश डैश की आवश्यकता है, तो भावात्मक क्षेत्र की, उसको इमोशनली वो अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्यवहार करना पक्ष डैश डैश में आता है। जो आपका व्यवहार है वो करना पक्ष जो है डैश डैश में आता है, ये आपको बताना है। तो 21 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखने के गतिक क्षेत्र, ये इसके अंतर्गत चला जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 22 पे। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? तो जो सूचनाएं संज्ञानात्मक क्रियाएं होती हैं, उनमें जो विश्लेषण, किसी भी टॉपिक को आप लेकर के उसके नेगेटिव पॉजिटिव थॉट आप दिमाग में ला रहे हो, उसके क्या पक्ष हैं, उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो आप सब कुछ वो सोच पा रहे हो, तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 22 है। 22 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, वर्गीकृत करना, जिससे कि आप विश्लेषण कर पा रहे हो, इसका ये पक्ष है, इसका ये पक्ष हुआ, मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर के आप उसके सही गलत नेगेटिव पॉजिटिव थॉट सारे ला पा रहे हो, उसके बारे में सोच पा रहे हो, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है और क्या इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्या इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आप वर्गीकरण कर रहे हो, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी की जो थ्योरी है, ब्लूम टेक्सोनॉमी मतलब ब्लूम की टेक्सोनॉमी डैश डैश की पदानुक्रमित व्यवस्था है। तो 23 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, संज्ञानात्मक उद्देश्य। जो ब्लूम टेक्सोनॉमी की थ्योरी है वो आपके संज्ञानात्मक पर ही आधारित है। इससे से आप CAP कैप से याद रख सकते हो। सी से कॉग्निटिव, ए से इफेक्टिव, पी से मतलब साइकोमोटर स्किल। ठीक है, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी की अभी मैंने आपको आगे थ्योरी बताई हुई थी कि मतलब कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव आप जितना भी दिमाग से कर पा रहे हो, अफेक्टिव आप मतलब इमोशनली कितना अच्छे से इन्वॉल्व हो पा रहे हो, और फिजिकल जैसे आप बॉडी के मतलब अपनी शरीर से जो भी गतिविधियां हैं, जो क्रियाएं कर पा रहे हो, तो इसके अंतर्गत चला जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधन वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? पहला है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ या चार्ट का निर्माण करना, या फिर आपका होगा एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो यही आपका सही है कि एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। प्रदत्त आंकड़ों को प्रासंगिक का मूल्यांकन करना, यह आपका नहीं होगा। वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक न्यूनतम पद्धति का निर्माण करना, ये भी आपका नहीं, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? जो आपका ग्रेड है और अंक है, तो जैसे कि आपका अंक हुआ मतलब 4 है, 5 है, 6 है, और प्रतिशत में आप ऐसे लिखते हो, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, कैसे अलग हुए, ये आपको बताना है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार से प्रश्नों से संबंध रखता है? जो यह प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है, तो ये आपको बताना है।
इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि विश्लेषणात्मक। बच्चा इसमें तर्क वितर्क करेगा कि हाँ इसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, वो इसमें सोचेगा समझेगा फिर अपना डिसीजन देगा, तो उसमें वो बच्चा विश्लेषण करेगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधन करना, सक्रिय करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो 26 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुपयोग कि मतलब आप खोज कर रहे हो, निर्देश कर रहे हो, संशोधन कर पा रहे हो, तो आप उसके लिए प्रति अनुपयोग कर रहे हो, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 पे। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो संरचनावादी हैं मतलब तो उसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अधिगम अनुरूपता एवं स्मरण की प्रक्रिया, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, या फिर सी होगा अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहार का अनुबंधन, या फिर आपका डी होगा अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। तो इसमें आपका जो है 27 का डी ऑप्शन सही होगा कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि संरचनावादी मतलब जो बच्चा संरचना मतलब किसी का निर्माण कर पा रहा है तो उसी के अंतर्गत हो जाएगा, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम मतलब है आपका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल या नॉन एग्जाम्पल। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन जो है ए ऑप्शन है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, या फिर आपका होगा या विद्यार्थी के दिमाग में भ्रांतियां, तो ये कहना गलत होगा। या अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता, ये भी आपका नहीं होगा। या अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें आपका जो है इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल दिया और फिर नॉन एग्जाम्पल, बच्चे को जब एग्जाम्पल आप दे रहे हो किसी, जैसे बच्चे को आपने एक एप्पल दिखाया कि ये सेब है, फिर आपने वहीं पे संतरा दिखा दिया, ऑरेंज दिखा दिया कि ये संतरा जो है, ये ऑरेंज जो है, ये एप्पल नहीं है, तो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट था वो और अच्छे से क्लियर होगा इस टॉपिक को लेकर के कि हाँ ये एप्पल है और ये ऑरेंज है। तो बच्चे का जो है मतलब ये बच्चे में रहता है कि जो हम उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं और नॉन एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उससे बच्चे का जो डाउट रहता है वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये कहना गलत होगा कि बच्चे को भ्रम हो जाता है, बच्चे में गलत अवधारणाएं बन जाती, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन मच बेटर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल दे दिया, छोटा सा डॉग है, देखा आपने कहा ये डॉग है, वही पे बिल्ली आ गई तो आपने बिल्ली का एग्जाम्पल दिया कि जो कैट है ये डॉग नहीं है। मतलब जो बड़े डॉग होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही, छोटे डॉग भी मतलब होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो जब देखेंगे, बच्चे देखेंगे, फिर आपने इससे कहा कि ये जो डॉग है ये कैट नहीं है, और जो ये कैट है ये डॉग नहीं है, तो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो बन गया कि हाँ जो ये इस तरीके का दिखता है ये डॉग है, और जो इस तरीके का दिख रहा है ये कैट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं, ये बच्चे के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। आगे चलते हैं, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? पहला है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, बच्चे को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना, निर्देशन के लिए केवल व्याख्यात्मक विधि को अपनाना, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल लेखक्षम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि जो बच्चे हैं मतलब विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना।
इसमें आपका होगा कुशल। कुशल एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मतलब कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष है वो उसके अंतर्गत इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ए ऑप्शन सही होगा, विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान। मतलब बच्चे का जो पूर्व नॉलेज है उसी पे तो आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ाओगे। जो बच्चे का पूर्व नॉलेज है वो न्यू के समान काम करता है, उसी पे उसकी बिल्डिंग खड़ी होगी, है ना। मतलब जैसे कि पेड़ हुआ, जब तक पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो पेड़ कैसे बड़ा हो जाएगा, मतलब कैसे वो खड़ा हो पाएगा। तो जो बच्चे का पूर्व नॉलेज होता है उसी के आधार पे हम उसी को आधार बना के हम बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, उसी को न्यू बना के बच्चे की बिल्डिंग बनती है। तो जो बच्चे का पूर्व नॉलेज है वो संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा स्कूल आता है तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लेके आता है, उसको इतना ज्ञान, थोड़ा बहुत उसके इन्वायरमेंट के बारे में उसको नॉलेज होता है। तो जो बच्चे को पता है, हम पहले ये देखते हैं कि बच्चे को एटलीस्ट आता क्या क्या है, फिर उसी के आधार पे बच्चे को मातृभाषा के अनुसार आगे बढ़ाते हैं। जो मातृभाषा है एनसीएफ काफी ज्यादा मतलब फोकस करती है 1 to 5th के लिए कि मतलब जो बच्चे की मातृभाषा है उसी के आधार पे पढ़ाया जाए। लेकिन मतलब 5 तक तो कंपलसरी हो गया 1 to 5 के लिए कि बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, लेकिन ये भी कोशिश की जा रही 6 to 8 के लिए भी कि बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, क्योंकि जो बच्चा जन्म से जिस भाषा में बोलता आ रहा है वो उसके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और उसमें वो बातें बहुत अच्छे से समझ पाता है। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चे की मातृभाषा में ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसमें सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास का बार बार स्मरण रट्टाफिकेशन को तो आप बिल्कुल भी पॉजिटिव मत मानिएगा। पुरस्कार एवं दंड ये भी नहीं होगा, क्योंकि कब तक बच्चे को आप पुरस्कार दोगे और कब तक बच्चे को दंड दोगे, है ना। उद्दीपक प्रतिक्रिया का संबंध ये भी आपका पॉजिटिव नहीं लग रहा है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं जो हैं ये आपका सही ऑप्शन है कि जो सार्थक संरचना की प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चा जब समाज में इन्वॉल्व होगा वो करके सीखेगा, एक दूसरे को देखेगा तो कुछ अपनी राय रखेगा, कुछ सामने वाले के अनुभव लेगा, तो उससे बच्चा और अच्छे से सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 31 क्वेश्चन थे, मैंने डिस्कस किया आपका एनसीएफ जो था 2005 वहां से कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए। बाकी आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी और बंडूरा की थ्योरी मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा वो देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत ज्यादा अप होता जा रहा है। पहले क्वेश्चन 2 लाइन में आते थे, 3 लाइन में, अब क्वेश्चन आपको 8 लाइनों में 7 लाइनों में देखने को मिलते हैं। तो कुछ भी, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में पहले था, सिलेबस में है, तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए थे। ठीक है, तो 3 थ्योरी से मैंने यहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, 31 आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, ठीक है, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी टीचिंग से रिलेटेड, और आपका जो सीटेड है वहां उससे भी हम लोग टॉपिक प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में अपना सीटेड क्लियर किया आपका भी हो जाएगा। जैसे मैंने जहां से पढ़ा है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, कैसे पेपर को डील करना है, कैसे अपने पैसेज जो है वो उनको सॉल्व करना है, वो सब कुछ हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी जो टीचिंग से अपडेट आती रहती है वो अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डे सब मतलब टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान